Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7th history chapter number 6 टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। इस चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया था, हाफ चैप्टर डिस्कस कर लिया था, ये पार्ट सेकंड है और इसको हम यहाँ से डिस्कस करेंगे क्राफ्ट्स इन टाउन। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ अ बिदार वर सो फेम्ड फॉर देयर inlay work in a copper and silver that it comes to be called a बिदरी। तो जो क्राफ्ट पर्सन थे बिदार के थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस वर्क करते थे, यानी कि उनका जो वर्क है, जो कॉपर पे और सिल्वर पे जो काम करते थे, बहुत अच्छा वर्क करते थे, इसीलिए उनके वर्क को बिदरी बोला जाता था। द पंडचालास और अ विश्व कर्मा community consisting of a goldsmith, bronzesmith, blacksmith, masons, carpenters was essential to the building of temples। ये जो जितने भी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें गोल्ड स्मिथ आ जाते हैं, ब्रोंज स्मिथ आ जाते हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, मेसन्स हैं, ये सभी एसेंशियल थी कोई भी टेम्पल बनाने के लिए। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस। जो पैलेसेस होते हैं, महल वगैरह बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, टैंक्स बनाने के लिए, रिजर्वियर बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। सिमिलरली वीवर्स सच एज अ सेलियार और अ कैकोलर्स emerged as a prosperous community। तो बहुत से ऐसे भी थे जो जैसे सेलियार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेरस कम्युनिटी एमर्ज हुई। मेकिंग अ डोनेशन टू अ टेम्पल, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा डोनेशन दी टेम्पल्स को। सम एस्पेक्ट ऑफ अ क्लोथ मेकिंग लाइक अ कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग, डाइंग बिकम अ स्पेशलिंग एंड अ इंडिपेंडेंस क्राफ्ट। तो बहुत से ऐसे भी थे जो जिन्होंने क्लोथ्स के ऊपर बहुत अच्छी सी कारागिरी शुरू की। आप देखो, आप देख रहे हो ना, ये जो पिक्चर है कितने ब्यूटीफुली ये शॉल है, द 17th सेंचुरी का है। ये कैंडल स्टैंड है, ये ब्रास विद द ब्लैक ओवरी। ये देखो कितने सुंदर तरीके से इस पे कारागिरी की गई है। तो ये देख रहे हो, ये शॉल है, कितनी अच्छी कारागिरी है इस पे भी, है ना। ये शॉल बॉर्डर है, शॉल का बॉर्डर है। द चेंजिंग फॉर्चून ऑफ टाउन, सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद जो गुजरात में है वेंट ऑन टू बिकम अ मेजर कमर्शियल सिटीज, बट अदर लाइक अ तंजौर श्रैंक इन साइज एंड अ इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरी। पहले पहले तो जो तंजौर है ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स था, टाउन था, मगर ये श्रिंक होता गया साइज में और इसकी इम्पोर्टेंस भी थोड़ी सी कम होती गई। मगर जो अहमदाबाद है गुजरात में, इसकी जो ये मेजर कमर्शियल सिटी बन गया था। मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में है, ऑन द बैंक ऑफ द भागीरथी विच रोज टू अ प्रोमिसेंस एज अ सेंटर फॉर द सिल्क एंड बिकम द कैपिटल ऑफ बंगाल। और ये बंगाल की कैपिटल भी बन गया था 1704 में। डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द सेंचुरी एज द वीवर फेस्ड अ कंपटीशन। इसमें वीवर्स ने बहुत ज़्यादा कंपटीशन झेला फ्रॉम अ चीप मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि जो इंग्लैंड की जो मिल आ गई थी कपड़े बनाने वाली, वो बहुत चीप सस्ते दामों पे उनका जो कपड़ा बिकता था, इसीलिए जो यहाँ पे जो वर्क होता था कपड़े का, उस पर बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ा, कंपटीशन को फेस करना पड़ा। क्लोजर लुक हम्पी एंड मैसूलु पटनम एंड सूरत, इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो ये पहले फिगर 6 में देखेंगे, व्यू ऑफ द वॉच टावर थ्रू अ ब्रोकन वॉल ऑफ द इनक्लोजर ऑफ हम्पी। ये हम्पी का एक प्लेस है। The architecture splendid of Hampi. Hampi is located in the Krishna Tunga Bhadra basin। ये कृष्णा तुंगा भद्रा बेसिन पे है, लोकेट करता है हम्पी। which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire founded in 1336। The magnificent ruins at Hampi reveals a well fortified city। ये well fortified city थी, फोर्ट यानी कि किलाबंदी अच्छे से की गई थी हम्पी सिटी पे। No mortar or a cementing agent was used in the construction of these walls and the technique followed by a wedge them together by इंटरलॉकिंग स्कीम से इनको मतलब बिल्डिंग बनाई गई थी। कोई मॉर्टर, कोई गारा वगैरह, कोई सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किया गया था, सिर्फ ये
ऐसे इंटरलॉकिंग स्कीम से ही ब्रिक्स को जोड़ा गया था बनाने के लिए, फोर्टिफिकेशन के लिए। और फोर्टिफाइड सिटी में देखते हैं, दिस इज हाउ अ पोर्टुगीज ट्रैवलर डोमिनिगो पेइस डिस्क्राइब्ड हम्पी इन 16th सेंचुरी। उन्होंने, जो पोर्टुगीज ट्रैवलर थे जिनका नाम था डोमिंगो पेइस, उन्होंने हम्पी का डिस्क्रिप्शन दिया है 16th सेंचुरी में। At the entrance of the gate where those pass who came from Goa, this king has made within it a very strong city fortified with walls and towers. तो walls and towers से उन्होंने बहुत अच्छी से उसको strong city बनाया हुआ था। These walls are not like those of the other city. ये जो wall थी, जैसे city की और walls होती हैं, दीवारें होती हैं, उसके जैसी नहीं थी, but are made of a very strong masonry such as would be found in a few other parts. यानी कि बहुत कम हिस्से में इस तरीके की वॉल्स मिलती थी। एंड इनसाइड वेरी ब्यूटीफुल रोज ऑफ अ बिल्डिंग मेड आफ्टर देयर अ मैनर विद अ फ्लैट रूफ। तो यानी कि अंदर से भी बहुत अच्छे से कारागिरी की हुई थी इन बिल्डिंग्स के अंदर, उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन बताया है। The architects of the Hampi was a distinctive. The buildings in the royal complex has a splendid arcs. Arcs तो हमें पता है, arcs इस टाइप का होते हैं। Domes यानी कि गुम्बद बना हुआ था। And a pillar halls with the niches for holding a sculpture, जो कि जी स्कल्पचर को होल्ड करके रखते थे, जो पिलर्स होते थे। They also had well planned orchards. Orchards होते हैं फलों के जो बाग होते हैं, बहुत अच्छे प्लान्ड किए हुए थे। प्लेजर गार्डन थे। स्कल्पचर मोटिफाइड सच एज अ लोटस एंड कॉर्बेल, तो लोटस वगैरह के वहाँ पे उन्होंने गार्डन थे। इन इट्स अ हेडे इन द 15th-16th सेंचुरी हम्पी बज्ड विद अ कमर्शियल एंड अ कल्चर एक्टिविटीज। मुस्लिम मर्चेंट्स, Chetis and agents of a European traders such as a Portuguese thronged the markets ऑफ हम्पी। तो ये जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यहाँ पे उन्होंने हम्पी के थ्रू, इस मार्केट के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रेड किया। टेम्पल्स वर द हब ऑफ द कल्चर एक्टिविटीज़। टेम्पल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गया था कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। एंड द देवादासीज क्या होता है? टेम्पल डांसेस होते हैं। परफॉर्म्ड बिफोर द डाइटीज़, तो ये जो डाइटी होती है, जो देवी देवता होता है, उसकी मूर्ति के सामने डांस किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था। रॉयल्टी एंड द masses in the many pillars hall in the Virupaksha, a form of a Shiva temple. The Mahanavami festival known today as a Navaratri in the south. नवमी जिसको नवरात्रि बोला जाता है साउथ में, was one of the most important festival celebrated at हम्पी। तो हम्पी में इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द Mahanavami, a platform where the kings received a guest and accept tribute from the subordinate chiefs। तो ये इस फेस्टिवल पे जो किंग्स होते थे, जो उनके नीचे होते थे, गेस्ट होते थे, उनको ट्रिब्यूट वगैरह देते थे, उनसे गिफ्ट वगैरह होती थी, श्रद्धांजलि वगैरह दी जाती थी। फ्रॉम हियर ही ऑल्सो वॉच्ड डांस, यहाँ से ही वो डांस देखते थे, म्यूजिक वगैरह की जो परफॉर्मेंस होती थी, रेसलिंग वगैरह होती थी, वो सभी यहाँ पे देखी जाती थी, करवाई जाती थी। हम्पी फेल इनटू अ रूइन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द विजयनगरा इन 1565 बाय द डेक्कानी सुल्तान। जो डेक्कानी के सुल्तान से उनसे डिफीट, जिनके उसको हरा दिया गया था, उन्होंने हरा दिया था विजयनगरा को 1565 में। द रूलर ऑफ द गोलकांडा, जो गोलकांडा के रूलर थे, बीजापुर के, अहमदनगर के एंड द बिदार, इन्होंने इनको हरा दिया था। द गेटवे ऑफ द वेस्ट सूरत। सबसे पहले हम ये बॉक्स देख लेते हैं। ये बॉक्स रह गए थे हमारा। During their reign, the Vijayanagara ruler took keen interest in building tanks and canals। तो ये जो जब इनका विजयनगरा का रूल था, वो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया कि वो टैंक्स वगैरह बिल्ड करेंगे, कैनल्स वगैरह बनाएंगे। द अनंतराज सागर टैंक वॉज बिल्ड विद, जो एक अनंतराज सागर टैंक बनवाया था उन्होंने, जो 1.37 किलोमीटर लॉन्ग था। अर्थन डैम एंड अक्रॉस द मालदेवी रिवर। कृष्णा देवा राया बिल्ड अ ह्यूज स्टोन
embankment between two hills to create a massive lake near Vijayanagar, from which a water was carried through a aqueducts एंड अ चैनल टू इरीगेट फील्ड्स एंड गार्डन। यानी कि उन्होंने बहुत जैसे कि पब्लिक के लिए भी वर्क किए थे, उन्होंने लेक्स वगैरह बनाई थी जिसके लिए इरिगेशन में प्रॉब्लम ना हो लोगों को। तो ये जो फिगर देख रहे हो ये स्टोन का एक चैरिट बनाया गया है वित्याला टेम्पल हम्पी में। ओके, तो अब हम ये डिस्कस कर रहे थे द गेट वे टू द वेस्ट सूरत। सूरत इन गुजरात वाज अ एम्पोरियम का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम अ डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड। ये वो प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सी जो प्रोडक्शन की चीज़ें हैं बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। तो ये एम्पोरियम ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड बन गया था गुजरात में जो सूरत है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद अ कैम्बे प्रेजेंट डे अ कैम्बाट एंड अ समवट लेटर अहमदाबाद। सूरत was a gateway for a trading with West Asia by the Gulf of ओरमेज। तो ये गल्फ ऑफ ओरमेज के जरिए से वेस्टर्न एशिया से ये गेटवे बन गया था ट्रेडिंग का। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेटवे ऑफ अ मेक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम्स शिप्स सेट सेल्स फ्रॉम हियर। तो बहुत से इसको गेट ऑफ अ मेक्का भी बोला जाता था क्योंकि बहुत से जो पिलग्रिम्स हैं, पिलग्रिम्स यानी कि धार्मिक स्थान पे जाने वाले लोग हैं, वो यहीं से सेल करते थे। द सिटी वाज अ कॉस्मोपॉलिटन एंड द पीपल ऑफ ऑल द कास्ट्स एंड क्रीड्स लिव्ड हियर। तो यहाँ पे इस प्लेस पे बहुत यानी कि सभी धर्मों नस्लों के लोग रहते थे। इन द 17th century द पुर्तगीज डच एंड द इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस एट सूरत। तो जो यहाँ पे पुर्तगीज डच और इंग्लिश ने फैक्ट्री यहाँ पे बनाई थी सूरत में, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल्स ओविंगटन who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of the different countries could be found enclosed at the port of any given time। वो बोल रहे थे कि एक ना पर्टिकुलर टाइम में भी अगर आप देखो तो बहुत 100 ऑफ शिप्स आप इस प्लेस पे देख सकते हो एक बहुत सी कंट्री से। यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेड था। कहने का मतलब ये कि इस प्लेस पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा बिजी पोर्ट था, बिजी प्लेस था, बिजी टाउन बन गया था। बहुत सारी शिप्स वगैरह आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। होलसेल पे रिटेल पे शॉप्स थी जो कॉटन टेक्सटाइल का कपड़ा वगैरह खरीदती थी, बेचती थी, व्यापार होता था। द टेक्सटाइल ऑफ द सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर जिसको जरी की कढ़ाई वगैरह होती थी। एंड हैड अ मार्केट इन अ वेस्ट एशिया अफ्रीका एंड यूरोप। तो इसमें बहुत बिकता था ये जो इस तरीके का जो कपड़ा है। द स्टेट बिल्ड न्यूमेरियस रेस्ट हाउसेस टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू सिटी। तो यहाँ पे इस प्लेस में क्योंकि बहुत कंट्री से लोग आते थे इसीलिए रेस्ट प्लेसेस भी बनाए गए थे जहाँ के नीड के अकॉर्डिंग जिसको ज़रूरत है वो यहाँ पे रेस्ट भी कर सकता है इस सिटी में। देयर वर अ मैग्निफिकेंट बिल्डिंग एंड इनन्यूमरेबल प्लेजर पार्क। तो बहुत से अच्छे अच्छे पार्क्स बनाए गए थे इस सिटी में। द कथियावद सेठ और द महाजन्स मनी चार्जेस हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। वो ह्यूज बैंकिंग हाउसेज भी थे सूरत में। इट इज़ नोट वर्थी दैट द सूरत Hundis were honored in the far off markets of Syria in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium। तो ये भी नोट करने वाली बात है कि पहले तो हुंदीस का मतलब देखते हैं क्या होता है। हुंदीस क्या होता है? इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। यानी कि ये एक नोट होता था जिसपे ये रिकॉर्ड किया जाता था कि जो पर्सन ने डिपॉजिट करवा दिया है। द अमाउंट डिपॉजिट कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय द प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। तो वहाँ पे दूसरी प्लेस पे हम ये दिखा सकते हैं उस नोट के जरिए कि हाँ हम ये डिपॉजिट करवाया है, इसका यानी कि पैसे दिए हैं और ये स्लिप वगैरह कह सकते हैं वो एज अ एविडेंस हम दूसरे प्लेस पे भी शो कर सकते हैं। तो
ये देखो अलग अलग प्लेस में, जैसे केरियो इजिप्ट में है, बर्सा इराक में, एंड एंटवर्प बेल्जियम में, ये सभी यूज़ होते थे जो डिपॉजिट स्लिप वी कैन से वो हो सकती है। हाउएवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। जो सूरत है वो डिक्लाइन होता गया 17th सेंचुरी में। पहले तो बहुत हब बन गया था ना, ये एक कमर्शियल हब बन गया था, मगर ये 17th सेंचुरी में इसमें भी डिक्लाइन होता नज़र आ रहा था। दिस वाज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हो रहा था। द लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, इसीलिए इसका भी डिक्लाइन हो रहा था। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्तुगीज एंड द कंपटीशन फ्रॉम द बॉम्बे प्रेजेंट डे मुंबई वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी और उनसे कंपटीशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो सेटल हो गई थी। इंडियन कंपनी शिफ्ट टुडे सूरत इज़ अ बस्लिंग कमर्शियल सेंटर, मगर अब भी आज अगर हम देखें तो ये अब भी बहुत जन के कमर्शियल सेंटर है वो इंडिया में। फिशिंग इन अ ट्रबल्ड वाटर, Masulipatam. The town of the Masulipatam or the Machlipatam, literally a fish port town. The Machlipatam यानी कि fish port town lay on the delta of Krishna river. ये कृष्णा river के किनारे है। In the 17th century it was a center of intense activity. 17th century में ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की जाती थी इस प्लेस पे, इस पोर्ट पे। Both the Dutch and the English East India Company attempt to control, ईस्ट इंडिया कंपनी भी और जो डच हैं वो भी दोनों कंट्रोल करना चाहते थे इस मसूलीपट्टनम को। एज इट इज़ बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट, क्योंकि ये आंध्रा कोस्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था, पोर्ट था। द फोर्ट एट द मसूलीपट्टनम वाज बिल्ड बाय द डच। जो फोर्ट बनाया गया था, किला बनाया गया था इस मसूलीपट्टनम में, वो डचर्स ने बनाया था। तो ये देखो जी ये देखो अ पुअर फिशर टाउन, ये इसमें क्या है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मसूलीपट्टनम बाय विलियम मैथ्यू अ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, ऑफिशियल इन अ चार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ अ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी का ऑफिशियल था, जिसके अंडर चार्ज था, उसका वो है विलियम मैथवोल्ड, ठीक है, ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे 1620 में। ये क्या बोलते हैं, उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है। This is the chief port of the Golconda, where the right worshipful East India Company have their agent. It is a small town, but a populous, unwalled, ill-built and worse situated. Within all the spring are a brackish. It was the first to poor fisher town. Afterward, the convenience of the road, a place where a ships can anchor, made it is a residence for the merchant, and so continuous since आर एंड द डच नेशन फ्रिक्वेंटली दिस कोस्ट। तो उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दी है अपने इस फिश टाउन के बारे में। ओके, द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकोंडा imposed royal monopolies on the sale of textile, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India Company। जो कुतुब शाही थे, रूलर थे गोलकोंडा के, उन्होंने इम्पोज कर दिया था रॉयल मोनोपोलीज को, जैसे कि कोई टेक्सटाइल वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, ये सब कुछ करने के लिए उन्होंने इम्पोज कर दिया था। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को। फियर्स कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, तो जो वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, द गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमती चेतीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रोस्पेरियस। तो इन्हों सबने क्या किया, इस सिटी को प्रोस्पेरियस बना दिया। एज अ मुगल बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, जब भी वो मुगल्स थे उनको वो अपनी पावर एक्सटेंड कर रहे थे गोलकोंडा पे, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला, जो उनका जो गवर्नर था मीर जुमला, हु वॉज ऑल्सो मर्चेंट, वो भी एक मर्चेंट था, बिगेन टू प्ले ऑफ द डच एंड द इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। तो वो उन्होंने देखा कि जो डच है और इंग्लिश है वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। इन 1686 एंड
1687 मुगल एम्पर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा, तो उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था 1686 और 87 में जो मुगल एम्पर थे औरंगजेब, उन्होंने गोलकोंडा के एनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था. This caused the European companies to look for a alternative. This was a part of the new policies of the English East India Company that it was not enough if a port had a connection with the production center of the hinterland. तो क्या जी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी तो उन्होंने लुक आफ्टर करना शुरू कर दिया था इस प्लेस पे. इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी, ये न्यू पॉलिसी का एक पार्ट बन गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का. दैट इट वॉज नॉट इनफ, इट इज़ द पोर्ट हैड अ कनेक्शन, ये एक पोर्ट था जिससे कनेक्शन होता था बहुत से जो प्रोडक्टिव सेंटर है उनके साथ. द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर इट वॉज अ फेल्ट शुड अ कंबाइन पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल. तो वो चाहते थे ये जो सिटी है इसको कंबाइन कर दिया जाए जिसमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन और कमर्शियल रोल सभी रोल प्ले करी ये सिटी. एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, क्योंकि जो कंपनी के जो ट्रेडर थे वो कहाँ पे मूव कर रहे थे, वो बॉम्बे मूव कर रहे थे, कलकत्ता मूव कर रहे थे, मद्रास मूव कर रहे थे. तो क्या जी, मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, तो जिसकी वजह से, क्योंकि वो और जगह पे जा रहे थे ना, जो मसूलीपट्टनम है ये अपना जो मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी वो सारा खो रहा था. डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द 18th century में इसका डिक्लाइन हो रहा था. इस प्लेस में जो प्रॉस्पेरिटी थी वो कम हो रही थी. बीइंग टुडे नथिंग मोर देन आ डिलैपिडेटेड लिटिल टाउन, अब बस ये सिर्फ एक छोटा सा टाउन ही रह गया है जो पहले एक बहुत बड़ा हब बन गया था, एक सेंटर बन गया था ट्रेडिंग वगैरह का. ठीक है, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स के बारे में हम देखेंगे सॉरी देख लेते हैं. ठीक है, 20 मिनट्स का हो गया है वीडियो, तो इसको ये न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स थर्ड पार्ट में ना कर लें क्योंकि लेंदी है ना थोड़ा सा, वैसे तो होने को तो हो जाए, है ना, चलो कर ही लेते हैं. In the 16th and 17th century, European countries were searching for spices. तो भाई 16th and 17th century में जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो सर्च कर रही थी भी कहाँ से हमें स्पाइसेस और टेक्सटाइल मिले, विच हैड बिकम अ पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, क्योंकि ये बहुत स्पाइसेस भी और ये जो टेक्सटाइल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अट्रैक्टिव थे उनके लिए, अट्रैक्ट कर रहे थे. द इंग्लिश, डच एंड द फ्रेंच फॉर्म्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी. इंग्लिश ने, डच हैं और जो फ्रेंच है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली. तो वो अपना कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करना चाहते थे ईस्ट में. इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स, बहुत से जो ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स हैं जिसमें आ जाते हैं मुल्ला अब्दुल गफूर एंड अ विरजी वोरा हु ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ, जिनके पास बहुत ज़्यादा शिप्स थी, कम्पीटेड विद देम, तो उन्होंने उनके साथ कम्पीट किया, उनके साथ यानी कि कम्पीट किया, कंपटीशन था उनके साथ, जो ये कंपनीज थी आई थी बाहर से आई थी. हाउएवर द यूरोपियन कंपनी यूज देयर नेवल पावर टू गेन अ कंट्रोल ओवर द सी ट्रेड, तो मगर उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज से आए लोग थे उन्होंने अपनी नेवल पावर दिखाई सी ट्रेड्स में, फोर्स्ड इंडियन ट्रेडर टू वर्क एज देयर एजेंट्स, तो उन्होंने फोर्स किया जो इंडियन ट्रेडर्स थे इतने बड़े बड़े जो मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा हैं, इनको भी अपना एजेंट बना लिया. अल्टीमेटली द इंग्लिश एमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल, तो बस उसके बाद क्या हुआ, तो वो सक्सेसफुल होते गए, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर उन्होंने गेन कर ली सब कॉन्टिनेंट में. इन द स्पोर्ट इन द डिमांड फॉर द गुड्स लाइक ए टेक्सटाइल लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ अ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एटसेट्रा विद मोर एंड मोर पीपल, क्योंकि ये जो अगर सामान बनाना है, कोई भी कपड़ा बनाना है, कितने काम करने होते हैं, डाइंग का होता है, ब्लीचिंग का होता है, वीविंग का होता है, तो बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है ना. टेकिंग देम Indian textile designer became increasingly refined. However, this period also saw the decline of the independence of craft person. मगर इस प्लेस पे हम ये भी देखते हैं जो क्राफ्ट पर्सन थे उनकी भी इंडिपेंडेंस डिक्लाइन हो रही थी. पहले वो इंडिपेंडेंट थे, है ना, तो वो अपना काम अपने करते थे और वो अपना सामान अपनी मर्जी से बेचते थे, है ना. मगर अब क्या हुआ, दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ द एडवांस विच इज मेंट दैट दे हैड टू वीव क्लोथ विच वॉज ऑलरेडी प्रॉमिस टू यूरोपियन एजेंट. तो अब उनको सिर्फ वही काम करना पड़ता था जो
एजेंट के साथ उन्होंने प्रॉमिस किया है वही उनको बनाना पड़ता, तो वही उनको बुनना पड़ता था, सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता था। वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी टू सेलिंग देयर ऑन क्लोथ्स और वीविंग देयर ऑन पैटर्न। तो जो वीवर्स होते थे वो अपनी मर्जी से किसी को कपड़ा नहीं बेच सकते थे, ना ही वो अपनी मर्जी से कोई पैटर्न वीव कर सकते थे। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। सिर्फ वो वही डिज़ाइन रिप्रोड्यूस करेंगे जो कंपनी के एजेंट्स ने उनको दिया है, वही डिज़ाइन का कपड़ा वो बनाएंगे। द 18th सेंचुरी saw the rise of Bombay। तो 18th सेंचुरी में बॉम्बे में बहुत राइज हो रहा था। कलकत्ता एंड मद्रास, ये कलकत्ता और मद्रास भी बहुत ज़्यादा उभरती हुई सिटी बन गई थी, विच वाज अ नॉडल सिटीज टूडे, जो अब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। क्राफ्ट एंड द कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज अ मर्चेंट्स एंड आर्टिशन सच एज द वीवर्स was moved into the black towns established by European companies. Within these new cities, the blacks and the native traders and the craft persons was confined here, while the white rulers occupied the superior residence of the Fort St. George in Madras or the St. William in Calcutta। तो क्या हुआ भाई, तो ये इन्होंने क्या कर दिया, ये अब आ गए, इन्होंने अपना भी कमर्स वगैरह शुरू कर दिया। जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने बहुत सारी चेंजेस हमने देखी, मर्चेंट्स ने, आर्टिशन ने, उनको ब्लैक टाउन उनके लिए अलग से एस्टेब्लिश कर दिए थे यूरोपियंस ने, और उन्होंने ब्लैक्स और वाइट्स का अलग से उन्होंने प्लेस बना लिया था। जो उनके लिए खुद का रेजिडेंस था वो अच्छा बनाया था, और वो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में है, फोर्ट सेंट विलियम जो कोलकाता में, इस तरीके से यानी कि उन्होंने अलग अलग यानी कि अच्छे अच्छे प्लेसेस में आप रह रहे हैं, वाइट लोग रह रहे हैं, ब्लैक के लिए उन्होंने घटिया टाइप के वो उन्होंने रेजिडेंस बनाई है। ठीक है। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड अ कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। तो ये उसके बाद ये जो क्राफ्ट और कॉमर्स का 18th सेंचुरी का, उसको नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। तो ये अब हम देखेंगे वास्को डी गामा एंड क्रिस्तोफर कोलंबस के बारे में। ये वास्को डी गामा की पिक्चर है। ओके। इन द 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर अंडरटुक अ अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी रूट। तो यूरोपियन सेलर थे वो सी रूट पे गए थे। दे वन ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू फाइंड अ वेज टू रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑब्टेनिंग स्पाइसेस। वो सब कॉन्टिनेंट में जाना चाहते थे जहाँ पे उन्हों को स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह मिले। वास्को डी गामा, अ पुर्तगालीज सेलर, sailed down the African coast, went round to the Cape of Good Hope and crossed over the Indian Ocean। जो वास्को डी गामा है पुर्तगाल के सेलर थे, वो अफ्रीकन कोस्ट के ज़रिए से शुरू करते हैं और फिर उसको जाते हैं केप ऑफ गुड होप में, और उसके बाद वो इंडियन ओशन में आते हैं। हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर। तो जो उसकी फर्स्ट जर्नी थी वो उन्होंने 1 साल लगा दिया था। ही रिच्ड कैलिकट, वो कैलिकट पे पहुंचे थे 1498 में, एंड रिटर्न टू लिस्बन। तो फिर लिस्बन से वो वापस चले गए जो कैपिटल है पुर्तगाल की। ठीक है। द फॉलोइंग ईयर, उसके बाद ठीक है, ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप। तो उसमें से वो अपनी 4 शिप भी लॉस्ट कर देते हैं, और जो 170 मैन एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। तो जब वो वो एज अपना जर्नी शुरू करते हैं तो उस समय तो उनके 170 मैन थे, और जब वो सब सिर्फ उनमें से 54 ही सर्वाइव कर पाते हैं। इन स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस हैजर्ड्स, बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलाएं का सामना करना पड़ा। द रूट दैट वर ओपन अप प्रूव टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। तो मगर फिर भी उनको ये जो रूट था जिसके ज़रिए उन्होंने ये वॉयेज किया था, ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगा। एंड ही वॉज फॉलोड बाय इंग्लिश, डच एंड अ फ्रेंच सेलर। तो इसी के बाद ही जो इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच सेलर भी यहाँ पे आए। द सर्च फॉर अ सी रूट टू अ इंडिया। तो फिर सी रूट ढूंढ रहे थे इंडिया का। हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट ऑन द अजम्पशन दैट द अर्थ वॉज राउंड। तो ये ऐसा माना जाता था कि ये जो हमारी अर्थ है वो राउंड है ना, वैसे भी राउंड ही है। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो क्रिस्टोफर कोलंबस है एन इटालियन, ये एक इटालियन थे, डिसाइडेड टू सेल वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। वो अटलांटिक ओशन से
क्या जी वो मतलब अपनी जर्नी सेल करना शुरू कर देते हैं टू फाइंड द रूट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो रूट ढूंढना चाहते थे इंडिया को। ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज विच गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन। तो मगर वो पहुंच कहाँ पे जाते हैं, वेस्ट इंडीज में, तो इसीलिए उसको वेस्ट इंडीज बोला जाता है, क्योंकि वैसे वो इंडिया को ढूंढने गए थे मगर वो पहुंच किसी और प्लेस में जाते हैं, वेस्ट में इंडीज पे पहुंच जाते हैं, और इसीलिए इस प्लेस को वेस्ट इंडीज बोला जाता है। इन 1492 में ये वेस्ट इंडीज को खोजा था उन्होंने। ही वॉज फॉलोड बाय द सेलर एंड अ कॉन्क्यूर फ्रॉम द स्पेन एंड द पोर्तुगीज हु occupied a large part of the Central and the South America, often destroy earlier settlement in the area। तो उसके बाद इन्हीं को फॉलो करते हुए स्पेन से और पुर्तगाल से बहुत से कनकर्स आए, उन्होंने इस पार्ट को मतलब ऑक्यूपाई कर लिया और डिस्ट्रॉय कर दिया जो भी पहले से सेटलमेंट हुई हुई थी इस प्लेस पे। तो ये हमारा जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। चैप्टर का नेम है हमारे का टाउन स्टेटस एंड क्राफ्ट पर्सन। अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।